आग चाहिए एक उम्र असर होने तक, आग चाहिए एक उम्र असर होने तक, कौन जीता है तेरी जुल्फ के तर होने तक। चलिए दोस्तों, आज की चर्चा शुरू करते हैं। आज हम जिस फिल्म के बारे में चर्चा करेंगे, इसे सिर्फ एक फिल्म कहना गलत होगा, ये अपने आप में एक ग्रंथ है। अगर मैं हिंदी सिनेमा के बारे में बात करूं तो हिंदी सिनेमा को दो हिस्सों में बांटा जा सकता है। एक हिस्सा वो जो शोले की रिलीज से पहले का था, दूसरा हिस्सा वो जो शोले की रिलीज से बाद का है। अब तक तो आप लोग समझ ही चुके होंगे कि मैं शोले की बात कर रहा हूँ। जी हाँ, आज चर्चा करेंगे फिल्म शोले के बारे में। शोले 1975 में रिलीज हुई और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के मामले में ये फिल्म पहले नंबर पर थी। दूसरे नंबर पर थी जय संतोषी और तीसरे नंबर पर थी सन्यासी। सन्यासी में मनोज कुमार हीरो थे और हेमा मालिनी हीरोइन थी। आप लोग ये समझ सकते हैं कि हेमा जी, उस दौर में हेमा जी का क्या जलवा था। टॉप 3 में 2 फिल्में हेमा जी की थी और ये सिर्फ 1975 में नहीं हुआ था, ये सिलसिला अर्ली 70 से चला आ रहा था। मतलब अंदाज की रिलीज के बाद से हेमा जी जो टॉप पर पहुंची, तो अपनी उस पोजीशन पर हेमा जी लगभग अर्ली 80s तक थी। अगर शोले के बारे में बातें करते हैं तो शोले हालांकि रिलीज 1975 में हुई थी, फिर बात शुरू अर्ली 70 से हो जाती है। सीता और गीता ब्लॉकबस्टर हुई थी और सीता और गीता की सक्सेस पार्टी चालू थी। सीता और गीता की सक्सेस पार्टी में जीपीसीपी ने एक घोषणा की। रमेश सिप्पी उसके पहले लगातार 2 ब्लॉकबस्टर दे चुके थे, पहली अंदाज, दूसरी सीता और गीता। तब तक टॉप के डायरेक्टर में अपने आप को शुमार कर चुके थे रमेश सिप्पी। तो जीपीसीपी ने उस पार्टी में घोषणा की कि सिप्पी फिल्म्स अब हिंदी सिनेमा की सबसे महंगी फिल्म बनाने जा रही है और इसे रमेश सिप्पी डायरेक्ट करेंगे और इस फिल्म में वही स्टार कास्ट होगी जो सीता और गीता में है। मतलब कि अभी शोले कहानी तो रेडी नहीं है, लेकिन ये तय हो गया था कि ये 2 हीरो होंगे, संजीव कुमार और धर्मेंद्र, और हेमा जी हीरोइन होंगी। हेमा जी मतलब बसंती तो हेमा जी करेंगी। यहाँ पर यह उल्लेख करना भी जरूरी है कि शायद हेमा जी बसंती नहीं बनी होती। रमेश सिप्पी मुमताज के बहुत बड़े फैन थे। अंदाज में रमेश सिप्पी सेंट्रल कैरेक्टर में मुमताज को लेना चाहते थे। मुमताज को कहानी पसंद भी थी, लेकिन मुमताज ने अंदाज में इसलिए काम नहीं किया कि शम्मी कपूर उसमें हीरो थे और मुमताज का उसके 2 साल पहले शम्मी कपूर के साथ ब्रेकअप हुआ था। मुमताज और शम्मी कपूर की प्रेम कहानी ब्रह्मचारी में ही शुरू हुई थी और ब्रह्मचारी में ही खत्म हो गई। तो मुमताज ये नहीं चाहती थी कि शम्मी कपूर के अपोजिट वो काम करें, इसलिए अंदाज छोड़ दी। रमेश सिप्पी फिर सीता और गीता के लिए भी पहली पसंद मुमताज ही थी, मुमताज के पास फिर गए। अब पता नहीं क्या कारण था कि मुमताज जी ने सीता और गीता में काम करने से मना कर दिया, क्योंकि शायद वो एक वजह ये भी हो सकती है कि इसके पहले जो सीता और गीता राम और श्याम की रीमेक थी, तो राम और श्याम में मुमताज जी दिलीप कुमार के ऑपोजिट काम कर चुकी थी, तो शायद उनको ये लगा होगा कि उसी कहानी पर फिर दोबारा क्या काम करना, तो उन्होंने सीता और गीता छोड़ दी और ये दोनों फिल्में आ गई हेमा मालिनी के हिस्से में। अब ये दोनों फिल्में हेमा मालिनी के हिस्से में आई तो शोले हेमा जी के हिस्से में आई और बसंती हेमा जी बनी। आप लोग जरा कल्पना कीजिए कि अगर मुमताज ने ये दोनों फिल्में की होती तो जाहिर है बसंती का रोल उनको ही मिला होता। और मुमताज जी ने, मुझे जहाँ तक मैं समझता हूँ, ये भूमिका बेहतरीन तरीके से निभाई होती, क्योंकि ऐसी ही भूमिका मुमताज जी ने उसी साल रोटी में निभाई थी। रोटी मनमोहन देसाई की फिल्म थी, राजेश खन्ना हीरो थे और आप लोग समझ सकते हैं लगभग ऐसी भूमिका थी, वो कैरेक्टर भी ऐसा ही बसंती की तरह। तो जहाँ तक मैं समझता हूँ मुमताज जी ने ये भूमिका भी अच्छी तरह ही निभाई होती, बेहतरीन तरीके से निभाई होती। खैर, फिल्म इंडस्ट्री में जिसके हिस्से में जो आता है, जो जिसके नसीब में होता है उसको मिलता है। तो हेमा जी के नसीब में ये तीनों महान भूमिकाएं थी और हेमा जी ने बेहतरीन तरीके से निभाया, चाहे अंदाज हो, चाहे सीता और गीता हो या शोले हो। लाजवाब अभिनेता था हेमा जी का। चलिए अपनी चर्चा फिर वहीं शुरू करते हैं, सीता और गीता की पार्टी से। तो ये तीनों कलाकार तो फाइनल थे कि ये तीनों कलाकार फिल्म में होंगे। पार्टी खत्म हुई। अब रमेश सिप्पी ने अपने दोनों राइटर्स को बुलाया, सलीम और जावेद को, और कहा कि आप लोग एक ऐसी कहानी लिखिए जिस पर मैं एक बड़े बजट की फिल्म बना लूँ। कहानी तलाश शुरू हुई। सलीम जावेद के पास 3 कहानियाँ रेडी पड़ी थी। वो कहानियाँ थी मजबूर,
चाचा भतीजा और आखिरी दाव की। तीनों कहानियाँ सलीम जावेद ने रमेश सिप्पी को सुनाई। लेकिन तीनों कहानियाँ रमेश सिप्पी को वैसी नहीं लगी जिनके ऊपर एक बड़ी फिल्म बन सकती है। मजबूर एक थ्रिलर था जिसके बाद में रवि टंडन ने अमिताभ के साथ बनाया, तो उनको बोला कि ये जो थ्रिलर है इसके ऊपर कोई बड़े फिल्म नहीं बन सकती है। चाचा भतीजा एक लाइट हार्टेड कॉमेडी फार्मूला फिल्म थी, वो कहानी भी उनको रमेश सिप्पी को पसंद आई है। वो कहानी बाद में उस कहानी पर मनमोहन देसाई ने फिल्म बनाई। और एक कहानी आखिरी दाव थी जो जितेंद्र को लेकर बाद में बनी, वो रमेश सिप्पी को कुछ खास पसंद नहीं है। तीनों कहानियाँ रमेश सिप्पी ने रिजेक्ट कर दी। उसी दौर में एक फिल्म रिलीज हुई, मेरा गाँव मेरा देश। धर्मेंद्र हीरो थे, आशा पारेख हीरोइन थी और विनोद खन्ना विलन थे। डाकू के ऊपर आधारित फिल्म थी। और उसी के आसपास कुछ दिनों बाद एक और फिल्म रिलीज हुई, खोटे सिक्के। फिरोज खान हीरो थे और अजीत डाकू बने थे, उसमें अजीत विलेन थे। ये दोनों फिल्में देख के रमेश सिप्पी को लगा कि डाकुओं के ऊपर कुछ हो सकता है, डाकू फिल्म का जमाना आ गया है। तो उन्होंने सलीम जावेद से कहा कि आप लोग कुछ डाकुओं के ऊपर लिखिए। सलीम जावेद ने काम चालू कर दिया। सलीम खान ने बचपन में जब वो गाँव में थे अपने, तो एक डाकू के बारे में सुना था और जिसका नाम गब्बर था। गब्बर रियल नाम है डाकू का। सलीम खान ने बचपन में अपने गाँव में सुना था, तो वहाँ से उनको नाम याद आ गया गब्बर। गब्बर एक ऐसा डाकू था जो पुलिस वालों की नाक और कान काट कर उनको छोड़ दिया करता था। सलीम खान ने बचपन में सुना था कि एक बड़ा क्रूर डाकू था गब्बर। तो वहाँ से उनको एक क्रूर डाकू का कैरेक्टर उनके दिमाग में आ गया कि गब्बर नाम होगा उसका। चलिए, विलेन का नाम तो मिल गया। सलीम खान के कॉलेज में दो दोस्त हुआ करते थे, दोनों बड़े खास दोस्त थे, जयदेव और वीरेंद्र। यहाँ से दो दोस्तों का नाम मिल गया, तो अपने मेन कैरेक्टर्स का नाम तो उनको मिल गया। अब कहानी लिखना शुरू हुआ। ये महान फिल्म, इतनी महान फिल्म जो हिंदी सिनेमा के लिए इतना ऊंचा दर्जा रखती है, अपने आप एक इंस्टीट्यूशन की तरह है, इसको लिखने में सिर्फ 1 महीने का वक्त लगा। पूरी स्टोरी, पूरा स्क्रीन प्ले, विद डायलॉग, पूरी बाउंड स्क्रिप्ट 1 महीने में तैयार कर दी सलीम जावेद ने, और तैयार करके रमेश सिप्पी के पास पहुंच गया। रमेश सिप्पी ने कहानी सुनी। कहानी रमेश सिप्पी को बहुत पसंद आई। सिर्फ उनको एक छोटी सी प्रॉब्लम नजर आई कि ये जो ठाकुर का कैरेक्टर था, जो इनिशियल जो कहानी फर्स्ट ड्राफ्ट में था, वो आर्मी ऑफिसर का कैरेक्टर था। गब्बर उसका जूनियर अफसर है और जय और वीरू भी आर्मी ऑफिसर है। गब्बर से कोई बहुत बड़ी गलती होती है और ठाकुर उसको नौकरी से निकाल देता है, आर्मी से निकाल देता है। और जय और वीरू को भी अनुशासन निंदा के आरोप में आर्मी से निकाल देता है। और बाद में इन्हीं दोनों की मदद से जब गब्बर को जब वो नौकरी से निकालता है, तो गब्बर नाराज होकर ठाकुर के परिवार को मर्डर कर देता है और उसका डाकू बन जाता है। और ठाकुर जय और वीरू की मदद से, उनकी कहानी में वहाँ भी यही था, ठाकुर के परिवार को मार देता है और ठाकुर के हाथ काट देता है, और ठाकुर जय और वीरू की मदद से गब्बर से बदला लेता है। बाकी पूरी कहानी वही थी। रमेश सिप्पी को कहीं यह लगा कि आर्मी बैकग्राउंड में फिल्म के इनिशियल पार्ट को शूट करना थोड़ा प्रॉब्लमेटिक होगा, और रियल लोकेशन जाना, परमिशन लेना, बहुत सारी फॉर्मेलिटीज होती हैं, और इतने बड़े बड़े स्टार्स को लेकर वहाँ जाना, हो सकता है कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो उन्होंने सलीम जावेद से कहा कि आप सिर्फ इतना चेंज कर दीजिए, जो ठाकुर आर्मी ऑफिसर है उसको पुलिस ऑफिसर बना दीजिए। वही हुआ। जब ठाकुर पुलिस ऑफिसर बना, जय चोर बन गए, ये माइनर से चेंजेस हुए, बाकी पूरी कहानी वही थी। ये चेंजेस करके रमेश सिप्पी को फिर सलीम जावेद ने कहानी दे दी। अब कहानी बिल्कुल पसंद आ गई रमेश सिप्पी को। अब शुरू हुई कास्टिंग। जय और वीरू तो फाइनल थे। संजीव कुमार जय बनेंगे, धर्मेंद्र वीरू बनेंगे, बसंती हिमालय बनेंगी। अब शुरू हुई ठाकुर की तलाश। ठाकुर की तलाश में सबसे पहले बात हुई दिलीप कुमार से। दिलीप कुमार पहली पसंद है ठाकुर के लिए। ठाकुर के पास के लिए इसकी भूमिका जब दिलीप कुमार को सुनाई गई, दिलीप कुमार को अपने सुनते हुए कहानी रिजेक्ट कर दी। उन्होंने कहा कि हालांकि उनको कहानी पसंद थी, कहीं कहीं उनको लगा मैं इस भूमिका के लिए सूटेबल नहीं हुई, चाहे जो कारण रहा, उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। और दिलीप कुमार ने रमेश सिप्पी को यह सलाह दी कि इस भूमिका के लिए आप संजीव कुमार को लीजिए, संजीव कुमार इस भूमिका के लिए आइडियल चॉइस है। दिलीप कुमार को जीवन भर इस बात का अफसोस रहा। कई बार दिलीप कुमार ने कहा कि उनको शोले छोड़ने का अफसोस रहा। शोले और बैजू बावरा, ये 2 फिल्में छोड़ने का दिलीप कुमार को हमेशा, शोले, बैजू बावरा और जंजीर, ये तीनों भूमिकाएं दिलीप कुमार को ऑफर हुई थी, और ये तीनों फिल्मों छोड़ने का दिलीप कुमार को जीवन भर अफसोस रहा। खैर रमेश सिप्पी को जब रमेश सिप्पी ने बहुत मिन्नतें की दिलीप कुमार से, लेकिन दिलीप कुमार माने नहीं। उन्होंने रमेश सिप्पी को सलाह दी कि आप संजीव कुमार को लीजिए, लेकिन रमेश सिप्पी को लगा संजीव कुमार को अगर मैं ठाकुर बना दूंगा, जय कौन बनेगा। जो दूसरा नाम रमेश सिप्पी के दिमाग में ठाकुर के कैरेक्टर के लिए आया, वो नाम था प्राण का। प्राण के बारे में फिर भी रमेश सिप्पी कन्विंस इसलिए नहीं हुए
कि उनको लगा प्राण ऐसी भूमिका पहले कई बार कर चुके हैं, तो प्राण का विचार छोड़ दिया उन्होंने। अब लेने के बचे संजीव कुमार, मजबूरी थी। अब तक कहानी ना संजीव कुमार ने सुनी थी, ना धर्मेंद्र ने सुनी थी, ना हेमा मालिनी ने सुनी थी। इसी रमेश सिप्पी के दिमाग में थी, सरसरी तौर पर इनको फाइनल कर लिया गया था, क्योंकि ये पहले काम कर चुके थे सीता और गीता में। पहली बार रमेश सिप्पी ने संजीव कुमार को नरेट किया। जब कहानी संजीव कुमार सुनाई गई तो संजीव कुमार को ना ठाकुर का रोल पसंद आया, ना जय का रोल पसंद आया। उनको जो भूमिका पसंद आई वो थी गब्बर की। और संजीव कुमार गब्बर की भूमिका को लेकर इतने उत्साहित थे, संजीव कुमार चूंकि उस समय एक सुपरस्टार का दर्जा रखते थे, फिर वो इतने उत्साहित थे कि उन्होंने रमेश सिप्पी और सलीम जावेद को कन्विंस करने के लिए अपने दांत काले किए, पूरा गब्बर का गेटअप लिया, चेहरा गंदा किया और कुछ उसी तरह कॉस्ट्यूम डाकू कॉस्ट्यूम पहन करके एक सीन करके, शोले का एक सीन करके सलीम जावेद को और रमेश सिप्पी को दिखाया। जब रमेश सिप्पी और सलीम जावेद ने वो सीन देखा संजीव कुमार करते, तो उनकी आंखें खुली खुली रह गई। संजीव कुमार ने सीन में इतना बेहतरीन अभिनय किया था और दोनों लाजवाब हो गए। क्या कहे संजीव कुमार को। तब रमेश सिप्पी ने संजीव कुमार से कहा कि हरी भाई, संजीव कुमार का असली नाम हरी जरी वाला है और इंडस्ट्री उनको हरी भाई कहती थी। उनका हरी भाई अब एक महान अभिनेता है, आपने बेहतरीन सीन किया है। इंडस्ट्री में कोई ऐसा एक्टर नहीं जो इससे बेहतरीन इस कैरेक्टर को कर पाए आपके अलावा, लेकिन मजबूरी है कि आप एक सुपरस्टार हैं। आपको कोई नेगेटिव कैरेक्टर तभी दिया जा सकता है जब वो दो हीरो की फिल्म हो, जैसे कि मदर इंडिया थी। मदर इंडिया में जैसा रोल सुनील दत्त ने किया था, या तो तब दिया जा सकता है जब वो पूरी फिल्म उस कैरेक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखी जाए, उस नेगेटिव कैरेक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखी जाए। आप मेरी बात मानिए, इस फिल्म में ठाकुर की भूमिका कर लीजिए और मैं आपसे वादा करता हूँ कि जो भी अगली फिल्म मैं बनाऊंगा वो एक विलेन के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाऊंगा और उस फिल्म में विलेन का कैरेक्टर आप करेंगे। और रमेश सिप्पी ने अपना वादा पूरा किया। शान सिर्फ संजीव कुमार के को नज़र में रख के लिखी गई थी। शाकाल का कैरेक्टर संजीव कुमार करने वाले थे और जैसा कि सबने देखा है वो फिल्म शाकाल के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखी गई है। शाकाल का कैरेक्टर संजीव कुमार कर रहे थे। अगर संजीव कुमार को 1978 में हार्ट अटैक नहीं आया होता, संजीव कुमार ने शाकाल के कैरेक्टर के लिए अपने बाल मुड़वा लिए थे। उनका बड़े प्रेस में कॉन्फ्रेंस में हर जगह संजीव कुमार को लेकर पूरी अनाउंसमेंट हो गई थी कि शाकाल का रोल संजीव कुमार करेंगे और सब लोग बड़े उत्साहित थे संजीव कुमार को भूमिका देखने के लिए। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से ये दुर्भाग्य की बात ही थी। 1978 में संजीव कुमार को जीवन का पहला हार्ट अटैक आया और संजीव कुमार जो बिस्तर पर हार्ट अटैक की वजह से बिस्तर पर पड़े, तो ऐसा लगा नहीं संजीव कुमार बिस्तर से उठ पाएंगे। 2-3 सालों तक वो बिस्तर पर ही थे। इन्वेस्टमेंट हो चुकी थी। रमेश सिप्पी को ये लगा कि संजीव कुमार ठीक नहीं होंगे। उन्होंने कुलभूषण खरबंदा को भूमिका को लेकर शान की शूटिंग शुरू कर दी। शान कुलभूषण खरबंदा के साथ पूरी हुई। हालांकि कुलभूषण खरबंदा ने बहुत बेहतरीन काम किया था, लेकिन फिर भी जो संजीव कुमार की करिश्मेटिक पर्सनैलिटी थी, उनका जो एक रुतबा था, उनके स्टारडम को नहीं छू पाए और इसका खामियाजा शान को भुगतना पड़ा। खैर, संजीव कुमार ठाकुर की भूमिका करने के लिए तैयार हो गए। चलो ठाकुर तो मिल गया, जय कौन बनेगा? जय के लिए रमेश सिप्पी के दिमाग में जो पहला नाम था वो था शत्रुघ्न सिन्हा का। शत्रुघ्न सिन्हा को भूमिका सुनाई गई, लेकिन शत्रुघ्न सिन्हा तब विलन का रोल करना छोड़ चुके थे और सपोर्टिंग रोल कर रहे थे। अब उनकी नज़र मेन लीड पर थी और समझौता, मिलाप, कुछ 1-2 फिल्में थी जो उनको मेन लीड पर मिल भी गई थी। तो अब वो ऐसी कोई मल्टी स्टार फिल्म करने के मूड में उस समय नहीं थे। वो चाहते थे सिर्फ मेन लीड और 16 हीरो फिल्म करो। ऐसे 16 हीरो अपने आपको स्थापित करना चाहते थे, तो उन्होंने शोले छोड़ दी। उनको लगा कि इतनी भीड़ में मैं कहीं नहीं, संजीव कुमार, धर्मेंद्र जैसे बड़े कलाकारों के बीच में कहीं खो जाऊंगा, तो उन्होंने शोले के लिए मना कर दिया। तब जंजीर की शूटिंग चल रही थी, अमिताभ जंजीर की शूटिंग कर रहे थे और अमिताभ के काम से सलीम जावेद बहुत प्रभावित थे। तो उन्होंने रमेश सिप्पी को सलाह दी कि आप अमिताभ को लीजिए। अमिताभ तब अपने आप को एक स्टार के रूप में, ये तो अपने आप को कलाकार के रूप में तो स्थापित कर चुके थे, लेकिन स्टार नहीं बने थे। एज ए लीड उनकी जितनी फिल्में आई थी वो फ्लॉप हुई थी। एक बॉम्बे टू गोवा थोड़ी बहुत हिट हुई थी, लेकिन वो भी कोई इतनी बड़ी फिल्म नहीं थी। तो रमेश सिप्पी थोड़ा ऐसे चाह रहे थे। अमिताभ ने धर्मेंद्र से पैरवी लगाई। धर्मेंद्र ने रमेश सिप्पी से कहा कि आप ले लीजिए इसको जय के रोल के लिए। अब दो तरफ से पड़ते हुए दबाव के अगर रमेश सिप्पी को जाहिर झुकना पड़ा और अमिताभ को लेने को तैयार हो गए। चलिए, जय वीरू हो गए, ठाकुर हो गया, गब्बर किसको बनाए? विनोद खन्ना ने मेरा गांव मेरा देश के रिलीज होने के बाद एक डाकू के रोल में बहुत पॉपुलर हो गए थे।
तो एक नज़र उनके ऊपर रमेश सिप्पी की पड़ी, बोले यहाँ वहाँ की भट्ट को, चलो विनोद खन्ना को ही ले लेते हैं, काम तो उन्होंने मेरा देश में बहुत अच्छा किया था, विनोद खन्ना को उनका सुनाइए। विनोद खन्ना अब विलेन नहीं बनना चाहते थे, अब वो हीरो ही आना चाहते थे, और उनको एज ए लीड कुछ फिल्म मिली भी थी, एज ए पैरेलल लीड वो हाथ की सफाई में काम कर रहे थे, एज ए मेन लीड आरोप की शूटिंग चल रही थी, अचानक की शूटिंग चल रही थी, तो उनको कुछ फिल्में मिल रही थी, तब वो हीरो ही बनना चाहते थे, तो विलन के लिए उन्होंने मना कर दिया। डैनी से बात हुई, डैनी से बात लगभग फाइनल हो गई, डैनी के साथ फोटोशूट भी हो गया, अब ये तय हो गया कि डैनी गब्बर बनेंगे। जब फिल्म की शूटिंग शुरू हुई, जब दोनों फिल्म जब शोले फ्लोर पर गई, तो उसी समय धर्मात्मा की शूटिंग शुरू हो गई। अब दोनों की डेट क्लैश हो रही थी, और चूंकि धर्मात्मा डैनी ने शोले से पहले साइन की थी, तो वो इस पोजीशन में नहीं थे कि धर्मात्मा को छोड़े, यहाँ तक धर्मात्मा की शूटिंग को आगे बढ़ाएं, और धर्मात्मा एक बहुत बड़ी फिल्म थी, तो रमेश सिप्पी से कहा कि दोनों की डेट क्लैश हो रही है, आप अपनी शूटिंग को थोड़ा आगे बढ़ा दीजिए। और शोले भी बड़े स्टार कास्ट वाली फिल्म थी, संजीव कुमार, धर्मेंद्र, दो बड़े, हेमा मालिनी, तीन बड़े सुपरस्टार थे फिल्म में, अब तीनों की डेट कम मिलेगी, तो रमेश सिप्पी इस पोजीशन में नहीं थे कि वो शोले की डेट को आगे बढ़ाए, तो जाहिर है डैनी को मजबूरी में शोले छोड़नी पड़ी। अब कौन बनेगा गब्बर, फिर समस्या आ गई, और कई लोगों से बात हुई, एक प्रेमनाथ के नाम पर भी चर्चा हुई। प्रेमनाथ तो एक बहुत बड़े विलेन बन चुके थे, लेकिन प्रेमनाथ बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड थे, उनका टेम्परामेंट हमेशा हाई रहता था, तो रमेश जी भी कहीं कहीं ये लगा कि इनको लेंगे इससे, हमेशा उनकी झगड़े खबरें आती रहती, किसी कलाकार से, कभी डायरेक्टर से, कभी सिनेमाटोग्राफर से, किसी न किसी से उनकी झगड़े खबरें आती रहती थी, तो रमेश जी को लगा कि इनको कैसे लिया जाए, उनके टेम्परामेंट से डर गए, और उन्होंने प्रेमनाथ के नाम पर विचार करना छोड़ दिया। अब रमेश सिप्पी ने सोचा किसी नए कलाकार को लेंगे। सलीम और जावेद ने 65-66 के आसपास अमजद खान का अपने कॉलेज में प्ले देखा था, उसमें उनको अमजद खान का काम बड़ा पसंद आया था, तो उन्होंने रमेश सिप्पी से कहा कि आप ये लड़का बड़ा अच्छा एक्टर है, आप इसका एक ऑडिशन ले लीजिए। रमेश सिप्पी की तब तक शोले की शूटिंग शुरू हो चुकी थी, बेंगलोर में बाकी कलाकार बाकी सीन्स हो रहे थे, सिर्फ गब्बर का पोर्शन शूट होना शुरू नहीं हुआ था, तो वहीं पर उन्होंने ऑडिशन के लिए बुलाया। किसी तरह अमजद खान एयरपोर्ट पहुंचे बेंगलोर जाने के लिए, फ्लाइट 5 घंटे डिले हो गई। जब एयरपोर्ट, बाकी लोग तो बहुत ज़्यादातर लोग फ्लाइट छोड़ के चले गए, उन्होंने अपनी फ्लाइट कैंसिल करके छोड़ चले गए, लेकिन अमजद खान एयरपोर्ट पर बैठे रहे और इंतजार करते रहे 5 घंटे के बाद। और जब एयरपोर्ट पर बैठे तो उनके दिमाग में विचार आ रहा था कि मैं लेट पहुँचा, मेरे हाथ से शोले छूट न जाए, वो शोले की भूमिका को लेकर इतने उत्साहित थे। चलिए 5 घंटे बाद ही फ्लाइट शुरू हुई, फ्लाइट में बैठे और एयरपोर्ट बेंगलोर पहुँचे। जब पहले दिन अमजद खान ने ऑडिशन दिया, तो अमजद खान बहुत नर्वस हुए थे और ठीक तरह से ऑडिशन दे नहीं पाए। रमेश सिप्पी ने शांति से कहा, अमजद खान से कहा कि आप शोले के कॉस्ट्यूम में, जो गब्बर के कॉस्ट्यूम में सेट पर घूमिए, उस कॉस्ट्यूम को मत उतारिए, आप गब्बर को फील करेंगे। और दूसरे चमत्कार हो गया, अमजद खान ने ऑडिशन दिया, और ऑडिशन बहुत अच्छा ऑडिशन दिया, और रमेश सिप्पी ने अमजद खान को फाइनल कर लिया। दोस्तों, शोले के बारे में इसके आगे चर्चा करेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।